हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व किए थे और आज हम एक्सरसाइज 13.1 के ही क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक सोल्व करेंगे एंड 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक भी सोल्व करेंगे। और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे उनको समझ सके। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि आपको प्रोबेबिलिटी का वन शॉर्ट वीडियो देखना है ताकि आप बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ सके और मुझे उम्मीद है आपने वन शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूंगा ताकि क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये आपने सेट वाले चैप्टर में ही पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हम इसी को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर एन एस से डिवाइड कर दूं पूरे को तो इंडिविजुअली ये हो जाएगा एन ई बाई एन एस, एन एफ बाई एन एस, ठीक है, और माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस। तो अगर मैं एन एस से डिवाइड करता हूं तो हमारे पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो जब भी हमें ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो और ये सब इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम यूज कर लेंगे, राइट। और अगर हमें P प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना हो तो हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे और फिर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जब एफ इवेंट हो चुका है। ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए हमें और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे कवर किया था, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो डायरेक्टली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करके। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लेते हैं। अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसिडर इवेंट्स ई इक्वल्स टू 135, F equals to 23 and G equals to 2345. Find फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that F has taken place, या इसको बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F by E। तो यहां पे हमें पता है कि एक फेयर डाई रोल की गई है तो हमारे जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट्स कितने हो गए? 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। तो चलिए फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ठीक है, तो जिससे भी जो बाद में एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे एफ है तो उसी से हम डिवाइड करते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। तो अब हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि ई के एलिमेंट्स ये है और एफ के एलिमेंट्स ये है, तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर हमें चाहिए तो ये क्या क्या आएगा? देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन है, तो एलिमेंट्स आ जाएंगे 3। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 1 है, उसका जो वैल्यू है वो 3 है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, तो वो कितने हैं? 2 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी? E by F 1/2।
ठीक है, इतना इजी है सोल्व करना। और अगर इसका हम पी एफ बाई ई कैलकुलेट करें तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, क्या आएगा जो नीचे है, ठीक है, एफ बाई ई वाला ई, तो ये आ जाएगा ई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन ई, तो ई इंटरसेक्शन एफ ले लो या एफ इंटरसेक्शन ई ले लो, एक ही बात है दोनों में। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, तो चलिए लिख देते हैं 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ई कितने हैं 1 2 3, तो एलिमेंट्स है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। ठीक है, इस तरीके से हमें सोल्व करना है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब। तो यहां पे बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, तो इसके लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। तो चलिए ई इंटरसेक्शन जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन जी आएगा हमारा, क्या आएगा, ई ये रहा और जी ये रहा। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, 3 और 5 मुझे दिख रहे हैं, 3 और 5, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 3 and 5। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए वो कितने आ गए, 2, 3 और 5। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है, तो ये आ जाएगा 2/4, या इसी को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई की, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इंटरसेक्शन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इंटरसेक्शन ई, तो मैंने अभी बताया जैसे ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई सेम था, तो इसीलिए हमारा ई इंटरसेक्शन जी और जी इंटरसेक्शन ई सेम ही होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे, तो ये लिख देंगे हम 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 2/3। चलिए अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन बाय जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाय जी, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसको हम कैसे करेंगे, ई यूनियन एफ को हम एक क्वांटिटी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ, ठीक है, तो ये तो एक क्वांटिटी हो गई, और बाय जी, तो जी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो हम लिख देंगे इंटरसेक्शन जी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। ठीक है, तो हमारे पास ई यूनियन एफ होना चाहिए पहले तो ई यूनियन एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ई ये रहा और एफ ये रहा, तो यहाँ पे 1 आएगा पहले तो यूनियन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स या तो इसमें है या इसमें है वो यूनियन के सेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो 1 आ जाएगा और फिर 2 भी आ जाएगा और फिर 3 भी आ जाएगा और 5 आ जाएगा। आप देख ही सकते हैं 1 2 3 और 5, तो ये आ गया ई यूनियन एफ। अब हमें क्या करना है, ई यूनियन एफ का जी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो चलिए ले लेते हैं ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। तो क्या होगा, इस सेट का जी के साथ इंटरसेक्शन, यहां पे है 2 3 4 5 और यहां पे क्या है 2 और 3 कॉमन है, तो हम ले लेंगे 2 और 3, ठीक है। इनफैक्ट 5 भी कॉमन है, तो हम ले लेंगे 5 भी आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2 3 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए हैं 3। तो चलिए लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितने हैं हमारे 4, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी 3/4। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का, ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है कि जो बाय से ये स्लैश साइन से पहले है उसको एक तरफ रखना है और उसका जो बाद में है उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास यहाँ पे है ही पहले और इसका हमें जी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये जी रहा। तो हम क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ
इंटरसेक्शन जी। तो चलिए देख के बताओ कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ही है सिर्फ, है ना। तो और यहाँ पे भी 3 है, तो हम बोल सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी में जो एलिमेंट होगा वो होगा 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 1, ठीक है। तो 1 अपॉन, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4। तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children. What is the conditional probability that both are girls given that first part है the youngest is a girl and second part है at least one is a girl. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लेना है क्या होगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, ये उसी तरीके से जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 चिल्ड्रन है, तो हम मान सकते हैं कि जो पहला बॉय हो सकता है और दूसरा भी बॉय हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे लिख रहा हूं वो एल्डर सन है या डॉटर है, ठीक है। तो एल्डर और यहाँ पे यंगर सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड केस में हो सकता है कि एक बॉय हो और फिर एक गर्ल हो, यस। तो ये भी हो सकता है बीजी, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले गर्ल हो फिर बॉय हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी बॉय हो और सेकंड पे भी पहले पे भी गर्ल हो और दूसरे पे भी गर्ल हो, ठीक है। तो ये 4 केसेस हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इवेंट्स बनाने हैं। तो इवेंट ई क्या होगा, बोथ आर गर्ल्स, इसी की तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो इवेंट ई है बोथ आर गर्ल्स। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या क्या आ जाएंगे बताओ आप सोच के। दोनों की दोनों गर्ल्स है, तो ये जो 4th वाला एलिमेंट है सैंपल स्पेस में ये आ जाएगा। दोनों की दोनों गर्ल्स मीन्स जी जी। तो ये आ गया हमारा इवेंट ई, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। गिवन दैट, तो फर्स्ट पार्ट है द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो फर्स्ट पार्ट में जो एफ इवेंट होगा यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे चलो सोच के बताओ। तो यंगेस्ट गर्ल है, यंगेस्ट मैंने कब बताया है, यंगेस्ट को मैं सेकंड पोजीशन पे लिखा हूं और जो एल्डर है उसको फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो यंगेस्ट इज अ गर्ल, तो यहां पे आ सकता है बीजी और जी जी, मीन सेकंड पोजीशन पे गर्ल्स है और फर्स्ट पोजीशन पे बॉय हो या गर्ल हो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें आ जाएंगे एलिमेंट्स बीजी और जी जी, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, यही तो हमारा फॉर्मूला है। तो हमें अब फाइंड आउट करना है ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो ई हमारा ये है और एफ ये है, तो यहां पर हम कर सकते हैं, चलो ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या आ जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे ई जी जी है और यहां पे बी जी और जी जी है। तो एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, सिर्फ जी जी, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जी जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो गए 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं 2, बी जी और जी जी। तो इसलिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड इज 1/2, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी का। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ठीक है। तो जो हमारा एफ इवेंट है वो इस बार चेंज हो जाएगा, ई इवेंट तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसकी तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एफ इवेंट हमारा क्या हो गया है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ठीक है। कम से कम एक गर्ल तो होनी चाहिए भैया। तो एफ में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे देख लेते हैं। कम से कम एक होनी चाहिए गर्ल, 2 भी हो सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम तो 2 ही हो सकती है। तो यहां पे बीजी आ जाएगा, ठीक है। और ये बीबी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में बॉय बॉय हैं, ठीक है। तो बीजी आ जाएगा और जीबी भी आ जाएगा और जीजी भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ ले लेंगे, आपको पता ही है। फिर ई बाई एफ कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो उसके लिए इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो जी जी और जी जी ही कॉमन है,
तो अगेन हमारा E इंटरसेक्शन F में सिर्फ वन ही एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F हमारी आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F कितना है 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितना है इस बार 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द गर्ल्स है ना, गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो ये आ गई है 1/3। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पे गिवन दैट दे दिया है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन, तो ये हमारा इवेंट ई हो जाएगा। और गिवन दैट है ना, कौन सा इवेंट हो चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो वो एमसीक्यू है हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा एफ इवेंट। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सपोज हमारा ए सेट है 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गए वो कितने हो गए 300। ठीक है, तो इसी तरीके से सपोज हमारा जो बी इवेंट है या बी सेट है उसमें हमारे 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो यहां पे लिख देता हूं डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये कितने हैं हमारे 200। तो इसी तरीके से हम लिख देते हैं सी इवेंट या सी सेट जिसमें हमारे 500 इजी एमसीक्यूज हैं। तो इजी एमसीक्यूज, तो ये कितने हमारे 500, और लास्ट में जो सेट है हमारा 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज का। तो सपोज डी सेट है हमारा डिफिकल्ट एमसीक्यूज। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं 400। तो हमारी जो टोटल सेट हो गया है, टोटल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस वो कितने हैं 3 2 5 5 और 5 10 और 4 14। तो ये कितना हो गया है 1400। ठीक है, तो 1400 हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए, या ये बोल सकते हैं कि हम टोटल जो सेट है सैंपल स्पेस वो हो गया 1400 एलिमेंट्स का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ई इवेंट। तो ई इवेंट मैंने अभी बताया था इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैं लिख देता हूं ई इवेंट इज इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना हो गया है, आप यहां पे देख सकते हैं कि जो इजी क्वेश्चन है वो है ए सेट में और सी सेट में। तो ये है 300 और 500, तो ये हो गया 800। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई आ गया हमारा 800। अगर ऐसे ही हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ देखें तो एफ सेट क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एफ इज एमसीक्यू, और तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितना हो जाएगा, देखो यहां पे। तो यहां पे जो हमारे एमसीक्यूज है इजी एमसीक्यूज और डिफिकल्ट एमसीक्यूज। ठीक है, तो हमें यही बताना है। तो यहां पे हमारे हैं 500 प्लस 400 900 एमसीक्यूज। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो गया है 900। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैलकुलेट करना है, उसके लिए इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये देख लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ये है हमारा इजी क्वेश्चन का सेट और एफ है हमारा एमसीक्यूज का सेट। तो कॉमन कौन से होंगे, जो इजी भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। तो इजी एमसीक्यूज जो होगा वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, तो इजी एमसीक्यूज कितने हैं हमारे 500 सी सेट के अंदर, तो यही हो जाएंगे हमारे ई इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट्स। तो चलिए अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इजी है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है अभी देखा 500,
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ मीन्स एफ सेट में कितने हैं 900, तो ठीक है 500 अपॉन 900, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचेगा 5/9, तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 5/9। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है वो हमारा इवेंट ई होगा, करेक्ट। तो चलो ई इवेंट क्या है हमारा, सम ऑफ नंबर्स इज 4। तो चलो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो फर्स्ट डाइस पे अगर हमारा 1 अपीयर होता है तो सेकंड डाइस पे हमारा 3 अपीयर होना चाहिए, तभी तो 1 + 3 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो 1,3 ये हमारा केस इसमें आ सकता है, और सेकंड क्या हो सकता है 2,2, तभी तो उनका सम 4 हो जाएगा, तो 2,2, और थर्ड आ सकता है 3,1। अगर हम आगे ले 4 ले फर्स्ट डाइस पे, तो सेकंड डाई पे हमारा 0 तो नहीं होता है, अगर 1 होता है मिनिमम तो फिर हमारा 5 हो जाएगा सम, जो कि फेवरेबल नहीं है, हमें 4 ही सम चाहिए। तो इसलिए हमारे एलिमेंट्स जो आ गए सेट ई में वो 3 ही रहेंगे। ठीक है, अगर हम एफ इवेंट की बात करें तो एफ इवेंट कौन सा होता है, जो हो चुका है या जिसमें लिखा होता है गिवन दैट। तो हमारा जो पहले ही इंफॉर्मेशन गिवन था, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, तो ये हमारा एफ इवेंट हो गया। ठीक है, तो टू नंबर्स आर डिफरेंट, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो एफ के एलिमेंट्स है वो क्या क्या होंगे, तो यहां पे हमें वो नंबर्स लेने जो डिफरेंट है। 1 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो सेम नंबर्स आ गए दोनों डाइस पे। तो यहां पे क्या क्या होना चाहिए, 1,2 है ना, 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है, तो ऐसे ही 1,5 अप टू 1,6। तो ये तो 1 के साथ आ गए। अब अगर हम 2 की बात करें तो ये आ सकता है 2,1, 2,2 नहीं आएगा क्योंकि दोनों पे सेम हो गए हैं, तो यहां पे आएगा अब 2,3 और 2,4 और 2,5 और 2,6। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने 2 के सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। अब 3 की बात करते हैं, तो 3 के साथ आ जाएगा 3,1, 3,2 और 3,3 नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो आ जाएगा 3,4 और 3,5, 3,6। तो अगर हम 4,1 ले लें और फिर 4,4 तो नहीं आएगा, अप टू 4,6 होगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा 5,1 से स्टार्ट होके 5,5 नहीं आएगा, 5,6 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में किसके कॉम्बिनेशन आएंगे, लास्ट में आएंगे 6 के कॉम्बिनेशन, 6,1, 6,2 एंड अप टू 6,5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स आएंगे सेट एफ में। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है, तो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेट एफ में नहीं रहेंगे। तो जो टोटल सैंपल स्पेस होता है 2 डाइस को थ्रो करने का वो 36 होता है, 6 × 6 36। उसमें से हम अगर 6 एलिमेंट से माइनस कर दे 1 1 2 2 3 3 इस टाइप से, है ना, तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ बच जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हो गए हमारे, 36 - 6 मीन्स 30। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ई बाई एफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ तो अभी हमने लिया नहीं है, चलिए ले लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे देख लेते हैं। तो ई के तो ये है और एफ के ये है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो ई के एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं कि मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो भी मैच कर रहे हैं वो हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा सेट में। तो 1,3 इसमें है, यस यहाँ पे है, तो 1,3 आ जाएगा इसमें। अगर हम 2,2 की बात करें तो ये तो एफ एल सेट में नहीं होगा
क्योंकि हमें यहाँ पे सब डिफरेंट नंबर्स लेने हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2,2 नहीं है। देखो अब मैंने डाला भी नहीं 2,1 और फिर 2,3, तो 2,2 इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। फिर 3,1 है क्या इसमें, तो देख लेते हैं। यस 3,1 भी है, तो ये भी हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा 3,1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ आ गए हमारे 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो एफ में हमने अभी चेक किया 30 होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी 2/30। तो आंसर आ जाएगा 1/15। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर लेते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 comes up, throw the die again, and if any number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail given that at least one die shows a 3। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है उसमें बोला गया कि पहले एक डाई थ्रो किया गया, उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, लाइक 3 और 6 आ गया, तो डाई को अगेन थ्रो किया जाएगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई नंबर आ गया लाइक 1 2 4 एंड 5, तो एक कॉइन टॉस किया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ब्रांच टाइप से। तो पहला जो इवेंट है उसमें आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स आ सकते हैं, डाइस पे नंबर आ सकते हैं। तो अगर 1 आ गया तो हमें क्या फेंकना है फिर, कॉइन। तो 1 आ गया तो उसके बाद आ सकता है 1,h, क्योंकि ये कॉइन टॉस करेंगे हम। ठीक है, तो वो एलिमेंट हो जाएगा 1,h, या ऐसा भी हो सकता है कि टेल आ जाए तो 1,t भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमारा जो 2 है ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आ सकता है 2,h और 2,t। ठीक है, हेड या टेल दोनों आ सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की अगर हम बात करें तो ये 3 का मल्टीपल है, तो इसीलिए हम डाई थ्रो करेंगे। ठीक है, तो 3 के साथ क्या केस होगा कि यहां पर आ सकता है 3,1, जब डाई थ्रो करेंगे हो सकता है 3,2 आ जाए। ठीक है, 3,3 भी आ सकता है, 3,4 भी आ सकता है, और 3,5 भी आ सकता है, और 3,6 भी। समझ में आया? अब जब हम 4 आया अगर डाई पे, तो हम कॉइन टॉस करेंगे अगेन। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4,h या 4,t टेल, और 5 के साथ भी ऐसे होगा 5,h और 5,t। लेकिन जो 6 है वो क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो अगेन हम एक डाई थ्रो करेंगे। तो 6 के साथ आ जाएगा हमारा एलिमेंट्स 6,1 6,2 6,3 6,4 एंड 6,5, और लास्ट में आएगा 6,6। अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम कोई डाई या कॉइन इंडिविजुअली थ्रो करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है हर एक एलिमेंट की, हर एक नंबर के आने की। लाइक डाई थ्रो की तो 1/6 होगी 1 के आने की, और अगर 2 के आने की देखी जाए तो वो भी 1/6। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो डिफरेंट है कि अगर 1 आ गया तो हेड या टेल आ जाएगा, बाद में कॉइन टॉस करेंगे, और अगर 3 आ गया तो हम डाई थ्रो करेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहली बार जब हमने डाई थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी। क्या रहेगी, 1/6। 2 के आने की भी क्या रहेगी, 1/6। 3 के आने की भी 1/6। ठीक है, तो सभी की आ जाएगी 1/6। इतना क्लियर है? लेकिन जब हम 1 आ गया है और उसके बाद 1 और h 1t आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसमें ध्यान से देना है कि पहले 1 आया फिर h आया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और जब कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे हम करेंगे 1/6 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। तो 1t आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12। इतना क्लियर है? तो 2 के साथ h आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1/12, क्योंकि 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/6 इंटू 1/2। एंड के साथ है
पहले 2 आया एंड फिर h आया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी हमारी आ जाएगी 1/12। अब अगर हम 3 की बात करें तो 3 की प्रोबेबिलिटी आने की तो 1/6 है। उसके बाद फिर से डाई थ्रो की गई तो उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/6 हो जाएगी, ठीक है। तो पहले 3 आने की 1/6 इंटू देन 1 आने की फिर से 1/6, तो टोटल हो जाएगा 1/36, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36 और 3/2 आने 3 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना इसको। और अगेन अगर हम 4 और 5 के साथ हेड टेल आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सेम ही रहेगी 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12, ठीक है, जैसे ऊपर था। और अगेन 6 के साथ डाई थ्रो किया गया है तो अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 हो जाएगी, ठीक है। तो 1/36, 1/36, तो मैं 1/36 जल्दी लिख देता हूं। तो सभी की प्रोबेबिलिटी 1/36। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कोएन शोज अ टेल। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड आउट करनी है वो हमारा इवेंट ई हो गया है। तो इवेंट ई है कोएन शोज अ टेल, तो इसी को हम इवेंट ई बोल देंगे और मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। तो शोज अ टेल इसका मतलब है कि ये जो 1t है और 2t है और 4t है 5t है, तो ये वाले हमारे आ गए ई सेट में, ठीक है। तो 1t, 2t, 4t एंड 5t ये क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट एफ। इसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3, तो ये हमारा हो गया है सेट एफ। तो इसमें इवेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो 1 डाई शोज अ 3, तो कम से कम एक है ना, एक डाई पे 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं हम जो 3 वाला है ये 3 के मल्टीपल्स। तो इसमें तो जब हमने अगेन डाई थ्रो की तो यहाँ पे जितने भी सेट्स हैं या एलिमेंट्स हैं सभी के सभी 3 के साथ ही है। तो हम लिख सकते हैं 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 है ना, और 3,6। तो ये क्या हो गए सारे 3 वाले नंबर्स हैं। कम से कम एक डाई पे 3 शो कर रहा है। और अगर हम इनकी बात करें 1t 2t है ना, इनमें तो कहीं भी है ही नहीं 3। और अगर हम 6 की बात करें तो 6 के साथ यस एक 3 है 6,3। तो इसको भी हम एफ सेट में पुट कर लेते हैं 6,3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने आ गए 7 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितने आ गए 4। लेकिन अगर हमें पी ई बाई एफ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पे देखो क्या कोई भी एलिमेंट सेम है ई और एफ में। टेक सम टाइम और सोचो। यहां पे मुझे तो कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है सेम, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा हमारा 5 मींस नल सेट, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे इसमें, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ की बात करें तो वो आ जाएंगे 0, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ तो वो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने आ गए हमारे 0, और 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने भी हो 0 अपॉन समथिंग इज 0। वैसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख सकते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूं 0 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ आ गई हमारी 0। अब आप सोचोगे कि जो मैंने लिखा 1/6 है ना 1/36 इसका तो कहीं काम ही नहीं आया। यस इस क्वेश्चन में कहीं पे भी इसका काम नहीं आया, बट इसको अगर अलग से पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 के साथ या ये बोल दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ,
ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहां पर तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ से काम चला लिया, लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछ ली जाए इस तरह के केस में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगी? हम देखेंगे कि सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कोई एलिमेंट 1/12 वाला प्रोबेबिलिटी वाला हो। ठीक है, तो अगर हम देखें 3,1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/36। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिख देंगे 1/36 प्लस, फिर सेकेंड एलिमेंट की देखेंगे 3,2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/36। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो 1/36 और कितनी बार आएगा? ये सब 1/36 वाले ही है। ठीक है, तो ये इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी जो भी यहां से आए हैं सभी की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल एलिमेंट की 1/36 है। तो ये आ गया है 7 टाइम्स, क्योंकि 7 एलिमेंट्स है तो इसलिए 7/36 इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर हमारा कोई सेट ऐसा होता जिसमें हमारे ये भी एलिमेंट्स आ जाते, लाइक 1H और 1T, बोल देता है कि एटलीस्ट 3 शो कर रहा है और 1 भी शो कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आ जाता हमारा 1H और 1T भी, तो फिर हम ऐड कर देते 1/12 प्लस 1/12। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम अगर अलग से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो उसको भी सोल्व कर सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हुए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। In each of the exercises 16 and 17 choose the correct answer। तो हमें 16 और 17 मींस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों में करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो 16 देख लेते हैं। इफ PA equals to 1/2 probability of A is 1/2 and PB is 0 then PA by B is, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? PA by B equals to probability of A intersection B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है, तो किसी भी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पे हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 0, मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वही क्या हो गया हमारा? 0। तो इसलिए हम बोल सकते हैं that probability of A intersection B upon 0, so this will be not defined, है ना? कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से भी देखें तो यहां पर देखो एक और इनसाइट है यहाँ पे क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होती है? हमें पता है ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, और ये कितने गिवन है हमें? 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना हो गया? ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गया है 0। इतना क्लियर है? तो जो हमारा ए सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी समथिंग है, तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहे होंगे। तो इसलिए अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी में तो एलिमेंट्स 0 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएगा, राइट? तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा नल सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो कितना है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व कर लेते हैं। If A and B are events such that PA by B equals to PB by A, then, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A is a set of B, A equals to B, A intersection B is 5 और PA equals to PB, तो इस तरह के ऑप्शंस है। तो यहाँ पे PA by B equals to गिवन है हमारा PB by A, तो सबसे पहले तो इंस्टिंक्ट यही आता है कि इनका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं, तो पी ए बाई बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट? तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी
सेम होगी, तो इसलिए ये जो न्यूमरेटर में है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बचा 1/p/b इक्वल टू 1/pa। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा pa इक्वल टू pb। तो मुझे लगता है कि जो हमारा डी ऑप्शन है pa इक्वल टू pb वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुका है। बच्चों एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने पहले मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बट इनको अगर आपको डिटेल में समझना है, बहुत अच्छे पढ़ना है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा अगेन कि आप वन शॉट वीडियो जरूर देख लें ताकि आप अच्छे से समझ पाए सब चीजों को। ठीक है, तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये फॉर्मूला तो पहले ही देख लिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कैलकुलेट करना चाहे तो PF से उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे तो E by F था, अगर हम F by E की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E आएगा, बट उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा भी हुआ है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा P इंटरसेक्शन F इक्वल टू PF बाई E इंटू PE। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें या है ना, तो क्या आ जाएगा PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE बाई F इंटू PF इक्वल टू PF बाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये कहां पे काम आता है, सपोज आपके पास PE बाई F है, PF है और PE है, और आपको PF बाई E बोल दिया कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पे आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स जिसके होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास मैंने लिखा भी हुआ है वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट अनदर। तो सपोज हमारे पास दो इवेंट्स हैं E और F, और ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E से F पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और प्रोबेबिलिटी ऑफ F से E पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, मैंने बोला कि ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन दैट E हैज अकर्ड, लेकिन यहाँ पे E के होने से F पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ F ही होगी, E से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ठीक है, और आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप वन शॉट वीडियो ही देख लें, यहाँ पे बेसिकली आपको रिवीजन हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, और अगर हम इसको देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आया था PE बाई F इंटू PF। ठीक है, तो PE बाई F हमारा इंडिपेंडेंट के लिए क्या है PE, तो हम लिख सकते हैं इस टर्म को PE इंटू PF। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है PE इंटरसेक्शन F हो जाएगा PE इंटू PF। ठीक है, अगर हम PF बाई E और PE की बात करें तो यहाँ पे भी PF बाई E क्या था PF, तो यहाँ पे भी अगेन हो जाएगा PF इंटू PE इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, तो वो भी यही आ जाएगा PF इंटू PE। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो आप। तो अगर हमें कभी भी दो इवेंट्स दे दिए जाए और बोला जाए कि इनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूफ करो, तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर ये हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहाँ पे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मीनिंग होता है वो होता है कि उन दोनों इवेंट्स में या सेट में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, सपोज कोई एक डाई फेंक दिया जाए और बोला जाए कि एक इवेंट है लाइक E, उसमें हमारा ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, मींस 1 3 5, और दूसरा इवेंट है या सेट है F जिसमें हमारा बोल दिया गया कि दूसरा इवेंट है
इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाला कि इवन नंबर ही अपीयर होंगे। ओके, तो उस पे आएगा 246। तो इन दोनों में 135 और 246 में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे और नथिंग इन कॉमन है, तो इसलिए जो उनका इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा फिर, 0। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लेते हैं। If probability of A equals to 3/5 and PB equals to 1/5, find PA intersection B if A and B are independent events। तो हमने अभी बात करी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है, PA इंटरसेक्शन B, वहां पे मैंने E इंटरसेक्शन F बताया था, बट सेम ही बात है A और B भी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं PA इंटू PB। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। तो PA हमें गिवन है, कितना है, 3/5 एंड PB कितना है, ये हमारा 1/5। तो यहां पे हम देख सकते हैं 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो PA इंटरसेक्शन B आ गया हमारा 3/25। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग है कि अगर हमने एक कार्ड निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है या सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद जो सैंपल स्पेस है वो एक कम हो जाएगा। मीन्स पहले 52 प्लेइंग कार्ड्स थे तो अब 51 बचेंगे। ठीक है, और हमें पता है कि ब्लैक कार्ड्स 26 होते हैं और रेड कार्ड भी 26 होते हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल होते हैं नंबर में। तो अब यहाँ पे बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब है कि पहला कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए एंड सेकंड कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी एंड का सेंस हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी को। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, तो जब हम पहला कार्ड विड्रॉ कर रहे होंगे उस टाइम पे हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, जो 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, है ना। तो 26 वो हो गए अपॉन कितना होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विच आर 52। ठीक है, एंड सेकेंड कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पता है कि 26 थे बट एक ब्लैक आ चुका है। अब कितने बचे, 25 कार्ड्स बचे, और 25 तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया, लेकिन टोटल आउटकम कितना है, वो है 51, क्योंकि एक निकल चुका है कार्ड, राइट। तो 51 ये आ गया है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 26 से 52 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, 25 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू 51, तो ये कितना आ जाएगा, 102। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड्स आर ब्लैक वो कितनी हो जाएगी, 25/102। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। तो यहां पे भी without replacement है। ठीक है, if all the 3 oranges are good, the box is approved for sale, otherwise it is rejected। Find the probability that a box containing 15 oranges out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale। तो यहां पे हमारे पास एक बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस है जिसमें टोटल 15 ऑरेंजेस है। ठीक है, तो उसमें 12 तो गुड ऑरेंजेस है और 3 हमारे पास बैड ऑरेंजेस है। ठीक है, और कंडीशन ये है कि वो अप्रूव्ड फॉर सेल तभी होगा, सेल के लिए अप्रूव तब होगा जब तीनों के तीनों जो ऑरेंज निकाले गए वो तीनों गुड वंस आ जाए, मतलब अच्छे ऑरेंज आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए पहला ऑरेंज निकाला तो वो भी अच्छा होना चाहिए, एंड सेकंड ऑरेंज निकाला अच्छा ऑरेंज होना चाहिए, एंड फिर थर्ड ऑरेंज निकाला वो भी अच्छा ऑरेंज होना चाहिए। और यहां पर मेन बात है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब हम एक ऑरेंज निकाल लेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस बचेंगे वो कितने बचेंगे, पहले तो 15 है, एक निकाल लेंगे तो 14 बचेंगे और फिर उसके बाद 13 बचेंगे। तो इस तरीके से हमें करना है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करना है, अप्रूव्ड फॉर सेल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ approved for sale
और सेल के लिए अप्रूव्ड क्या कब होगा, इसकी कंडीशन है कि तीनों गुड वंस होने चाहिए। तो पहले हम एज्यूम कर ले कि जो पहला अगर हमें अच्छा निकाला तो वो कहां से आना चाहिए, 12 ऑरेंजेस से आना चाहिए, करेक्ट। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो होना चाहिए 12 और टोटल आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, वो है 15। ठीक है, अब हमारा एक ऑरेंज तो निकल चुका अच्छे वाला, लेकिन अगर हमें सेकंड भी चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, अब 11 ऑरेंजेस बचे इसमें, तो 11/14। 14 क्यों, क्योंकि एक निकल चुका है। अब कितने अच्छे ऑरेंज बचे, 10, तो उन 10 में से ही आना चाहिए। ठीक है, तो 10/13, क्योंकि अब सैंपल स्पेस बचा था 13 आफ्टर 2 विथड्रॉल्स। तो बस इसको सोल्व कर लेना है थोड़ा सा और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, 3 से 12 को करेंगे 4 टाइम्स, 15 जाएगा 5 टाइम्स, और यहां पर 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से 14 जाएगा 7 टाइम्स। तो क्या क्या बचा, ऊपर बचा 4 × 11 अपॉन नीचे बचा 7 × 13। ठीक है, तो 4 × 11 हो गया 44 और 7 × 13 हो गया 91। तो यही हमारा 14/91 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा व्हेन द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। A fair coin and an unbiased die are tossed. Let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. तो A और B इंडिपेंडेंट होने के लिए वो कंडीशन गिवन है, हमने पहले बताया था क्या होना चाहिए, probability of A intersection B should be equal to probability of A into probability of B। अगर ये है कंडीशन तो दोनों के दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब हम A और B की प्रोबेबिलिटी का फाइंड आउट करेंगे और फिर A इंटरसेक्शन B की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, एक कोयन और एक डाई थ्रो की जाती है तब। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सपोज कोयन पे हेड अपीयर हुआ और डाई पे 1 अपीयर हो गया, हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हेड अपीयर हो गया और डाई पे 2। तो इसी तरीके से हमारे ये इवेंट्स आ जाएंगे H3, H4 और H5 एंड H6। तो ये तो सब आ गए हेड के साथ। इसी तरीके से हमारे टेल के साथ भी आ जाएंगे सभी के सभी। तो T1, T2, T3, T4 एंड T5 एंड T6। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा सैंपल स्पेस। अब हम बात करते हैं इवेंट E और F की। ठीक है, तो इवेंट यहाँ पे इवेंट A और B है। ठीक है, तो इवेंट A में हमारा हेड अपीयर्स ऑन द कोयन, तो कोयन पे हेड अपीयर हो रहा है, मींस जो ये 1 to 6 है ये आ जाएंगे हमारे इवेंट A में। तो चलो लिख लेते हैं, तो सेट A इसके अंदर आ गए हैं हमारे H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे इवेंट A के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सैंपल स्पेस है अगर आप काउंट करो तो ये 12 आएंगे, और A के अंदर कितना है एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना हो गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो गया है 6/12। ठीक है, तो यह आ गया है 1/2। तो इसी तरीके से हम B भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहां पे जो इवेंट है वो है 3 ऑन द डाई, मींस डाई पे 3 अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो 3 कहां कहां आ रहा है, एक तो H3 में आ रहा है और एक T3 में आ रहा है। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे H3 और T3। ठीक है, तो ये हमारे B के एलिमेंट्स हो गए। तो अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B की बात करें तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स है, तो 2 अपॉन सैंपल स्पेस हमारा 12, तो ये आ गया हमारा 1/6। चलिए अब बात कर लेते हैं A इंटरसेक्शन B की। तो A इंटरसेक्शन B मीन्स वो एलिमेंट्स जो A और B में कॉमन है। तो यहां पर अगर आप देखो सारे के सारे हेड वाले हैं, जिसमें कोयन पे हेड अपीयर हो रहा है, और यहां पर H3 है, तो H3 तो मैच कर रहा है, बट T3 मैच नहीं कर रहा है क्योंकि T इसमें है ही नहीं कहीं पे। तो ठीक है, तो हमारा जो कॉमन एलिमेंट है वो आ गया है H3।
तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही एलिमेंट है और सैंपल स्पेस है 12, तो 1/12 हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गया A इंटरसेक्शन B का। तो चलिए A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी LHS तो आ गया 1/12 और RHS की अगर हम बात करें PA इंटू PB वो कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो मैं यहां पर ही सोल्व कर लेता हूं, PA इंटू PB, तो PA कितना है हमारा 1/2, तो 1/2 इंटू PB है हमारा 1/6, तो 1/6, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया है 1/12, तो हमारा LHS भी आ गया है 1/12 और RHS भी कितना आ गया है अभी 1/12। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो A और B इवेंट्स है ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड and 4 5 6 in green is toast. Let A be the event, the number is even, and B be the event, the number is red. Are A and B independent? तो यहां पर भी हमें इंडिपेंडेंट बताना है कि A और B है या नहीं है। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैलकुलेट करेंगे, फिर B की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करेंगे और फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए करते हैं। तो जो A इवेंट है वो क्लियरली मेंशन है, क्या है, द नंबर इज इवन, तो इवन नंबर्स मींस 2 4 6 हमारा A के अंदर आ जाएगा। और जो B है उसके इवेंट्स के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, B है द इवेंट नंबर इज रेड, तो पहले ही गिवन था जो 1 2 3 है वो मार्क्ड है रेड कलर से, ठीक है। तो B के अंदर आ जाएंगे 1 2 3। और अगर हम A इंटरसेक्शन B की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 आ गया हमारा A इंटरसेक्शन B के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना आएगा। यहाँ पर आप देखो 3 एलिमेंट्स है और टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, जब सैंपल स्पेस में जब डाई फेंका जाता है 6 होते हैं, 1 to 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/6 मीन्स 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट्स है B के अंदर, तो 3/6 और ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये कितना आ जाएगा 1/6, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट्स होते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो कंडीशन होती है PA इंटू PB, चलो सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो PA PB कितना है हमारा 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया 1/4। अब देखो यहाँ पे जो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और PA इंटू PB है 1/4, तो ये इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दैट PA इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू PA इंटू PB, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अगर इक्वल होते तो इंडिपेंडेंट होते, बट इक्वल नहीं है तो हम बोल देंगे नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Let E and F be events with PE equals to 3/5, PF equals to 3/10 and E intersection F 1/5. Are E and F independent? तो यहां पर भी हमें इंडिपेंडेंट का ही कंसेप्ट लगाना है और इससे इजी क्या होगा कि हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू F फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, E का प्रोबेबिलिटी है 3/5 एंड F का प्रोबेबिलिटी है 3/10, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो, 3 3 जा 9/50, तो 9/50, तो PA इंटू P इंटू PF आ गया है। और अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी है P इंटरसेक्शन F की वो कितना है 1/5, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F
नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देंगे नॉट इंडिपेंडेंट। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा के हम पता कर लेते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Given that events A and B are such that probability of A is 1/2, probability of A union B is 3/5 and PB equals to small p. Find small p if they are mutually exclusive and second part is इंडिपेंडेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए हमने बताया था कि कोई भी एलिमेंट उन दोनों इवेंट्स में सेम नहीं होगा या कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है मीन्स उनका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, और इन सब की वैल्यूज तो हमें पता है, तो स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो पी ए कितना है हमारा 1/2 और पी बी कितना है स्मॉल पी। ठीक है, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना गिवन है 3/5, तो 3/5 इक्वल्स टू 0। तो स्मॉल पी को इधर ही रखते हैं और 3/5 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा -1/2। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 10 और न्यूमरेटर सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 5। तो p आ जाएगा हमारा 6 - 5 1/10। तो p की वैल्यू आ गई 1/10 व्हेन दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करें तो इसके लिए कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये कंडीशन हम इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, तो P A इंटरसेक्शन B को फिर से हम लिख लेते हैं क्या, P A प्लस P B माइनस P A यूनियन B इक्वल्स टू P A इंटू P B। ठीक है, तो चलिए सबकी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। यहां तक आपको पता चल गया होगा कि इंडिपेंडेंट के लिए ये कंडीशन है और आगे तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। तो पी ए कितना है हमारा 1/2 प्लस पी बी कितना है स्मॉल पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये है हमारा 3/5। ठीक है, और पी ए यहाँ पे लगा देंगे 1/2 इंटू पी बी हमारा स्मॉल पी। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और ये कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा p माइनस ये है p/2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। तो ये तो हमने इधर भी सोल्व किया था। ठीक है, 3/5 माइनस 1/2, तो ये आया था हमारा 1/10। और ठीक है, तो ये आ जाएगा p माइनस p/2 आ जाएगा p/2 और ये आ जाएगा 1/10। तो 2 से हमारा 10 जाएगा 5 टाइम्स, तो ये गया 5 टाइम्स, तो p आ गया हमारा स्मॉल p 1/5 व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों कंडीशन लगा के इजीली सोल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Let A and B be independent events with PA equals to 0.3 and PB equals to 0.4. Find फर्स्ट पार्ट है हमारा PA इंटरसेक्शन B। तो यहां पर हमें पता है कि जो A और B है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA इंटू PB। ठीक है, तो सिंपली हमें PA की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 0.3 इंटू PB की वैल्यू पुट करनी है, कितनी है 0.4। तो ये कितना आ जाएगा 0.12। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया है। ठीक है, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए कितना है हमारा 0.3 प्लस पी बी कितना है हमारा 0.4 माइनस अभी हमने 0.12 कैलकुलेट किया पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 0.12 पुट कर देंगे तो ये आ गया है 0.7 माइनस 0.12।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 एंड 5, तो 0.58 आ गया हमारा पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, और हमारा थर्ड पार्ट क्या होगा पी ए बाय बी। तो इसका तो मैंने डायरेक्ट बताया था, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो बी के होने से ए पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू पी ए, और पी ए कितना है हमारा 0.3। ठीक है, अगर इसको और डिटेल में समझना है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए बाय बी इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उसके लिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। तो अगर हम यहां पे पुट कर दे पी ए इंटू पी बी, ठीक है, और अपॉन में तो पी बी है ही, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल पी ए ही बचेगा ना। ठीक है, वही मैंने पुट कर दिया है। ओके, तो इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डायरेक्टली। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है 0.4। तो इस तरीके से हम थर्ड और पार्ट तो बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, और ये वाला आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड पार्ट का भी ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। If A and B are two events such that PA equals to 1/4, PB equals to 1/2 and PA intersection B is 1/8, find probability of not A and not B। तो ये गिवन है हमारा probability of not A means complement of A and not B means probability of B dash। ठीक है, probability of A dash intersection B डैश। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़ा सा इधर क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1/4 एंड B इज 1/2। अगर हम PA इंटू PB कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया है 1/8। ठीक है, और यही किसकी प्रोबेबिलिटी है, पी ए इंटरसेक्शन बी की। तो हम बोल सकते हैं दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, और ये कंडीशन अगर हो जाए तो क्या होता है, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, और अगर ये सही है तो ए डैश मींस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी पता चल जाए कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये चारों ही कंडीशन वहां पे एप्लीकेबल होगी। तो यहां पे चलो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसीलिए हम इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं डायरेक्ट पी ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक है, तो पी ए डैश क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4 है, तो पी ए डैश क्या आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये कितने आएगी 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4, तो ये आ गई हमारी 3/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो वो क्या आएगी हमारी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो चलिए मैं इसको यहां पे सोल्व कर लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, तो ये आ जाएगी 1 माइनस पी बी, और पी बी कितना है हमारा 1 माइनस 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ गई 1/2। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगी वो आएगी 3/8। तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ये प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, और फिर क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं।
Events A and B are such that PA equals to 1/2, PB equals to 7/4 and P not A or not B equals to 1/4. State whether A एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो यहां पर भी हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है और फिर देख लेना है कि वो इक्वल हैं तो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले पी ए इंटू पी बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना गिवन है पी ए 1/2 और पी बी कितना गिवन है 7/12। तो ये आ गया हमारा 7/24। ठीक है, अब जो थर्ड इंफॉर्मेशन है ये क्या गिवन है पी नॉट ए। नॉट ए मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और लगा हुआ है तो हम लगा देंगे यूनियन, और नॉट बी मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4। तो इसकी हेल्प से हम पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपने सेट में पढ़ा होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपके पास ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो ये इक्वल होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको ये सारा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को यूज कर लेंगे। तो अगर इसमें ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो अगर हम सैंपल स्पेस के नंबर से डिवाइड कर दे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी डैश शुड बी इक्वल टू पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पी ये वाला पोर्शन जो गिवन है वो कितना है 1/4। ठीक है, तो 1/4 इक्वल्स टू, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारा 1 और 1/4 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1/4। तो ये आ जाएगा सोल्व करके 3/4। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है वो आ गया 3/4 और पी ए इंटू पी बी आया है 7/24। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स वाई नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।